जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ वीडियो के एग्जाम के अंदर जो वर्ल्ड जीके पूछा जा रहा है उस वर्ल्ड जीके के लिए जो मैंने एक सीरीज चालू की है रोजाना 10-10 प्रश्न, और उस 10-10 प्रश्न के एमसीक्यू के साथ में उसके फुल डिटेल्स मिल रही है आपको। और उसी के क्रम में आज अपने पास चौथा वीडियो है जिसके अंदर मैं 10 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ 31 से 40 के मध्य के। ठीक है, ये 10 प्रश्न कम से कम 10-15 मिनट के अंदर होंगे, क्योंकि इसके अंदर इसका एक एक प्रश्न का जो विस्तृत अध्ययन है वो अपन करते हैं, ताकि उसमें से भी यदि कोई प्रश्न पूछे जाने वाले हैं तो आपके सामने वो उपयोगी साबित हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपन कुछ प्रश्नों की ओर जो अपने को फैक्ट्स जानने हैं और वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? ये अपने को पता नहीं है तो ध्यान रखना है अपने को कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उगते सूर्य की भूमि, ध्यान रखना, उगते सूर्य की भूमि होता है अपन को जापान कहते हैं। किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अभी इंडिया जीके के प्रश्न भी आएंगे। फिर अपन कहे कि कंप्यूटर के प्रश्न भी मैं आपको दूंगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल, जो परीक्षा की दृष्टि से लाभदायक रहेगा। तो किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहते हैं? जापान को उगते सूर्य की भूमि कहते हैं। अब चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ कि क्या कैसे इंपोर्टेंट प्रश्न और बन सकते हैं, वो अपन जानेंगे। जिसमें पहला अपने पास है, जापान पूर्वी एशिया में जापान पूर्वी एशिया में प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र। एक द्वीप राष्ट्र का मतलब क्या है कि चारों तरफ से महासागर है, बीच में द्वीप है, और द्वीप के ऊपर ये राष्ट्र एक तरह से पूरा देश है। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे अपन बचपन से इसको जानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो। जो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगर है, ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगर कौन सा है? टोक्यो है। जापान को उगते सूरज की भूमि या लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, क्योंकि जापान क्या है? सबसे पूर्व में। ध्यान रखना, ये जो चीज है इसमें सबसे पूर्व में क्या है? जापान है। तो पूर्व से सूर्य उदय होता है, इसलिए उसको उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। यानी कह सकते हैं अपन, सबसे पहले सूर्य उदय होता है और सबसे पहले ही सूर्य अस्त हो जाता है। तो जापान को उगते सूरज की भूमि कहते हैं। और देखते हैं, प्रौद्योगिकी के अंदर जापान बहुत विकसित है। तो कहते हैं जापान दुनिया के सबसे तकनीकी रूप में विकसित देशों में गिना जाता है, जिसमें रोबोटिक्स मामला हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। इन सब के अंदर जापान चीन के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। एक तरह से कहे कि उसको भी टक्कर देता है क्या? जापान। प्राकृतिक स्थिति इसकी पूछे कभी तो ध्यान देना, यह देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर, एक रिंग ऑफ फायर नाम का एक क्षेत्र है। कभी पूछे कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है, तो कहते हैं कि रिंग ऑफ फायर का अर्थ होता है कि जहां पर भूकंप और ज्वालामुखी सर्वाधिक आने के चांसेस रहते हैं, उसको अपन कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र के अंदर आता है जापान। सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ पर फूजी। ये फूजी नाम याद रखना, फूजी। और ये इसको बोलते हैं माउंट फूजी बोलते हैं, या कह सकते हैं फूजी पर्वत। फूजी पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, किसका? जापान का। ठीक है, ये जापान के बारे में कुछ कुछ चीजें थी जो अपने को जाननी है और याद रहनी चाहिए। मैं तो ये कहूँ कि ये वीडियो के लिए नहीं है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है उस सब के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज है ये अपने लिए। किसी न किसी क्षेत्र के लिए नॉलेज होता है, वो नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉलेज आपको गहन करना चाहिए। ठीक है, अपन कहते हैं प्रसिद्ध खेल कौन सा है, तो पता है आपको, सूमो। एक जैसे अपन कहे कि कुछ चीजें आती है ऐसी, मान लीजिए एक बैठने का टेबल आता है छोटा सा, और उसके ऊपर सूमो होता है बहुत बड़ा, जो हट्टा कट्टा होता है, एक छोटा सा शॉर्ट पहने हुए और ताकतवर मोटा आदमी, उसको बोलते हैं अपन सूमो। यानी कहते हैं सूमो कुश्ती होती है, वो जापान का पारंपरिक खेल है। परमाणु हमला झेलने वाला एकमात्र देश है, ध्यान रखना, जापान दुनिया का एकमात्र देश है जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराए गए। हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो देश है, ये दो राज्य है इस देश के, इसके ऊपर एक तरह से अपन कहे कि इन शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, ये अपना था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं कि गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? गोबी, ध्यान में, गोबी है, ये प्रश्न बना हुआ था एक बार, इसलिए मैंने इसको रखा है। गोबी मरुस्थल है एशिया के अंदर। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? एशिया के अंदर। अब अपन चलते हैं इसकी डिटेल्स की ओर कि क्या है ये, इसमें कौन कौन से प्रश्न बनने लायक डिटेल्स है वो अपने को जाननी है। तो पहला स्थान, इसका स्थान कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। पहला कौन सा? अरब मरुस्थल है। ध्यान रखना, एशिया का पहला मरुस्थल कौन सा? अरब मरुस्थल। और दूसरा मरुस्थल कौन सा बड़ा? वो है गोबी मरुस्थल। ठीक है, तो दोनों याद रखना, पहला अरब, दूसरा गोबी। चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, यानी अब कह सकते हैं कि गोबी कहाँ पर है? चीन के अंदर है और मंगोलिया में। तो अपन कह सकते हैं गोबी भारत में
नहीं है। ठीक है, गोबी मरुस्थल भारत में नहीं है। आगे देखते हैं अपन रेत। इसमें रेत नहीं है, ध्यान रखना, गोबी मरुस्थल ज्यादातर पथरीला व बंजर है, इसमें रेत नहीं है। यहाँ के रेत के टीलों की संख्या बहुत कम है, यहाँ पर रेत के टीलों की संख्या बहुत कम है, यानी कि बिना रेत का, एक तरह से अपन कहे कि मरुस्थल, बिना रेत का मरुस्थल कौन सा है, तो वह है गोबी मरुस्थल। ये प्रश्न बने तो ऐसा बन सकता है। एशिया में स्थित है, चीन व मंगोलिया के अंदर स्थित है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं रेन शेडो। अब ये और प्रश्न आता है, रेन शेडो मरुस्थल क्या होता है? रेन शेडो मरुस्थल क्या होता है, तो ध्यान रखना, हिमालय और तिब्बती पठार की वजह से वृषा छाया क्षेत्र रेन शेडो डेजर्ट के रूप में बना है। यानी कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो पहाड़ है उसके यदि पास में कोई मरुस्थल है तो उस मरुस्थल पर कुछ कुछ वर्षा होती है, एक तो शेडो छाया गिरती है वर्षा की, तो उसको बोलते हैं रेन शेडो मरुस्थल। गोबी का अर्थ क्या है, कभी प्रश्न पूछे तो पानी रहित भूमि, इसको बोलते हैं गोबी का अर्थ। गोबी का अर्थ क्या, पानी रहित भूमि, बिना पानी के जमीन, उसको अर्थ होता है गोबी। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल हो गया एशिया के अंदर। तीसरा अपने पास आ गया कालाहरी मरुस्थल। कालाहरी मरुस्थल तीसरा है, कालाहरी मरुस्थल कहाँ पर है, ये अपने को ध्यान रखना। तो ये है अफ्रीका के अंदर। कालाहरी मरुस्थल कहाँ पर है, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के आसपास। तो कालाहरी मरुस्थल याद रखना। अब इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं अपन कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला है, यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसमें मुख्यतः बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में फैला है। ठीक है, तो ये याद रखना अपने को। फिर अपन कहते हैं कि इसका क्षेत्रफल यदि कभी पूछा जाए, वैसे पूछेंगे नहीं, फिर भी थोड़ा याद रखना, 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रकृति क्या है इसकी, यह पूरी तरह से शुष्क रेगिस्तान है। पूरी तरह से क्या है, शुष्क रेगिस्तान नहीं है, सॉरी, पूरी तरह से शुष्क रेगिस्तान नहीं है, बल्कि अर्ध शुष्क मरुस्थल है। इसमें पानी भी है और मरुस्थल है, दोनों है। तो यानी ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है। लगभग यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की वर्षा एक तरह से होती है, और फिर भी मरुस्थल की श्रेणी में इसको गिना है। ठीक है, रेत कौन सी है, कालाहरी लाल रेत के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, कालाहरी लाल रंग की रेत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर रंग कौन सा, रेत किस कलर की है, रेड कलर की है। जनजाति यहाँ पर शान बुशमैन नामक आदिवासी रहते हैं, जो शिकार व संग्रहण पर निर्भर रहते हैं। ये ध्यान रखना, शान बुशमैन क्या है, एक जनजाति है, एक आदिवासी है, जो कहाँ रहते हैं, कालाहरी मरुस्थल में रहते हैं। कालाहरी शब्द कहाँ से आया है ना, तो टसवाना से आया, ध्यान रखना, अर्थात जिसका अर्थ होता है महान प्यास, जिसका क्या होता है, महान प्यास। यह ओक्वांगो डेल्टा में स्थित है, जो एक विशाल आंतरिक नदी डेल्टा है, वन्य जीवों के लिए स्वर्ग समान है। ये भी क्या रखना, ओक्वांगो डेल्टा कहाँ पर है, तो अपन कह सकते हैं कालाहरी मरुस्थल में, ओक्वांगो डेल्टा में स्थित है। तो ओक्वांगो डेल्टा, कालाहरी मरुस्थल, दोनों याद रखने अपने को। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न अपने पास, अटाकामा मरुस्थल किस देश में, अटाकामा मरुस्थल किस देश में, 34 नंबर प्रश्न, अटाकामा मरुस्थल किस देश के अंदर है, ये याद रखना, चिली। चिली एक देश है छोटा सा, और उसके अंदर अटाकामा मरुस्थल स्थित है। चलिए चलते हैं इसके कुछ डिटेल के पास, जिसमें से प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे अपने पास। पहला प्रश्न है, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, उत्तरी चिली में। ध्यान रखना, ये उत्तरी चिली याद रखना, उत्तरी चिली एक देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर, वहां पर है। कुछ हिस्सा पेरू, बोलीविया व अर्जेंटीना तक है, परंतु ज्यादातर हिस्सा किसमें, चिली के अंदर है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, यहाँ वर्षा, ध्यान रखना, शुष्क मरुस्थल, यहाँ वर्षा बेहद कम होती है। कई क्षेत्रों में सालों साल बारिश नहीं होती। औसत वर्षा लगभग 1 मिमी प्रतिवर्ष, औसत वर्षा लगभग 1 मिमी प्रतिवर्ष होती है, 1 मिमी प्रतिवर्ष होती है, उससे भी कम होती है। रेन शेडो, अभी मैंने बताया आपको रेन शेडो मरुस्थल क्या होता है, तो ये एंडीज पर्वत और चिली कोस्टल रेंज की वजह से वर्षा छाया क्षेत्र आता है, जिसको रोड रेन शेडो डेजर्ट कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर की खान है चुकिका माता, चुकिका माता, जो कहाँ पर, इसी चिली के अंदर है, इसी चिली के अंदर अटाकामा मरुस्थल के अंदर है। तो ये था कुछ अपने पास, ध्यान रखना, अटाकामा मरुस्थल। और ये अटाकामा मरुस्थल को दुनिया का सबसे निर्जन और सूखा क्षेत्र कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रखना याद, सूखा क्षेत्र कहा जाता है, अटाकामा को दुनिया का सबसे निर्जन व सूखा क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं अपन, थार मरुस्थल किस देश में, तो सबको पता है भारत और पाकिस्तान के अंदर थार मरुस्थल है, भारत और पाकिस्तान के अंदर थार मरुस्थल है। और क्या क्या कारण है, तो वो अपन चलते हैं इसमें कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अपन को याद रखनी है। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, सॉरी, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। यह मुख्यतः भारत के राजस्थान में राज्य में स्थित है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ है। इसमें से 85% भारत में और शेष पाकिस्तान के अंदर है।
आगे चलते हैं, सीमा कौन कौन सी है। ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल की सीमा क्या है चारों तरफ। तो पश्चिम में क्या है, सिंधु नदी है, यहाँ पर एक सिंधु नदी गुजरती है। पूर्व में क्या अरावली, यहाँ पर एक अरावली गुजरती है। यदि अरावली वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो आप भूगोल की प्ले लिस्ट में जाकर अरावली का वीडियो जरूर देखें, बहुत अच्छी तरह से मैंने उसमें समझाया है। उत्तर में पंजाब का मैदान है, उत्तर में ऊपर पंजाब है, और दक्षिण में कच्छ का रण, दक्षिण में ये कच्छ का रण गुजरात के अंदर आता है। तो ये चारों अपने को याद रखने इंपॉर्टेंट है। रेतीले टीले, सैंड ड्यून्स, थार अपने चलायमान स्थायी बालुई टीलों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, बरखान इसमें पाए जाते हैं एक तो, है ना, याद रखना, बरखान जो सबसे खतरनाक बालू का स्तूप होते हैं। फिर कहते हैं वन्य जीव पाए जाते हैं इसमें। एकमात्र ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पर वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन, चिंकारा, इंडियन गजेल, रेगिस्तानी लोमड़ी और ऊंट, डेजर्ट कैमल, ये सब चारों चीजें यहाँ पर पाई जाती है। और लोगों का जीवन भी है यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है कि लोगों का जीवन नहीं है, लोगों का जीवन यहाँ पर है। थार मरुस्थल को भारत का शुष्क चित्र बताया जाता है, इससे ज्यादा सूखा चित्र कहीं पर भी भारत में नहीं है। ठीक है, लवणीय मिट्टी होती है आपको पता है। और थार का बड़ा हिस्सा इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर जो है उससे सिंचित होता है, जिससे यहाँ की खेती व जीवन आसान हुआ है। इसलिए मैंने आपको कहा यहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, ये बहुत सारी सिन्मुख नहर परियोजना, ये सब यहाँ पर अपना पानी देती है। आगे चलते अपन 36 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो मरुस्थल है ये सबसे ठंडा मरुस्थल है विश्व का। और क्या क्या बात है अपने अंटार्कटिका के अंदर वो अपन देखते हैं कि ये दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर स्थित है, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका को मरुस्थल माना, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। पोलर डेजर्ट या ध्रुवीय मरुस्थल भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रखना, पोलर डेजर्ट या ध्रुवीय मरुस्थल भी इसको कहा जाता है अंटार्कटिका को। ठीक है, आगे चलते अपन, अंटार्कटिका में दुनिया का लगभग 70% ताजा पानी बर्फ के रूप में जमा होता है। यहाँ कोई देश नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संधि अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है अपने पास, यहाँ पर कोई देश नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित है, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क, सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप भी बोलते हैं इसको अंटार्कटिका महाद्वीप को। ठीक है, तो ये था अंटार्कटिका। आगे चलते हैं अपन, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो अपने को पता है सहारा मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान सबसे गर्म है। पढ़ते हैं सहारा के बारे में क्या क्या चीजें है। तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, या इसका क्षेत्रफल 92 लाख वर्ग किलोमीटर है, पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, हॉट डेजर्ट माना जाता है। आगे, ये लगभग 11 देशों में फैला हुआ है, जिसमें से ये जो देश है आप याद रख लेना, ये सब देश यहाँ पर है। रेत के टीलों की ऊंचाई, सहारा में रेत के टीले कभी कभी 180 मीटर भी ऊंचे होते हैं, 180 मीटर तक भी ऊंचे होते हैं। ठीक है, आगे चलते अपन, क्या क्या इसमें और इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं अपन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइल नदी जो है, नाइल नदी है, और ये नदी सहारा मरुस्थल की प्रमुख जल स्रोत वाली नदी है। सहारा मरुस्थल में यदि सर्वाधिक कोई पानी आपूर्ति करता है वो कौन सी है, नाइल नदी करती है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रश्न है एक तरह से, जो आपको ध्यान रखना। नाइल नदी कहाँ पर है, सहारा मरुस्थल में, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ऊंचाई, सहारा का सबसे ऊंचा पर्वत है एमिकुसी, एमिकुसी जो चार्ट है, ध्यान रखना, एमिकुसी, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 3415 मीटर, औसत ऊंचाई 3415 मीटर की ऊंचाई का सोचो आप, एक तरह से अपन कहे कि ये अपन एक ऊंचा पर्वत है। अपने जो माउंट एवरेस्ट है, जो सॉरी माउंट क्या, अब गुरु शिखर है, वो भी 1722 ही है, तो उससे भी डबल है एक तरह से अपन कह सकते हैं एमिकुसी। आगे चलते हैं, 38 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। अपने को पता है मौसिन वराम, मौसिन राम भी बोलते हैं इसको, मानसी वराम भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मानसी वराम भी बोलते हैं, है कहाँ पर, ये मेघालय के अंदर, और मेघालय कहाँ पर है, भारत के अंदर। ठीक है ना, भारत के अंदर। चलिए चलते, मौसिन राम, क्या क्या प्रश्न बनते हैं यहाँ से वो अपन जानते हैं ना। मेघालय के अंदर है, भारत में क्या है, खासी हिल्स, जानना, ये खासी हिल्स याद रखना, ये खासी हिल्स है, और पहाड़ियां है, वहां पर मानसिन वराम नाम का एक तरह से शहर है, वहां पर वर्षा होती है सर्वाधिक, 11,872 मिमी लगभग बारिश होती है, 11.8 मीटर की।
यह स्थान विश्व में सबसे अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज है ये रिकॉर्ड। आगे चलते हैं। यहाँ की वर्षा मुख्यतः मानसूनी हवाओं के कारण होती है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती है, उससे ये वर्षा होती है। तो ये भी प्रश्न देखना कि कैसे वर्षा होती है। तो बंगाल की खाड़ी से नमी आती है, मानसूनी हवा होती है, उससे ये वर्षा होती है। इसके पास ही एक जगह है चेरापूंजी, और वो भी एक सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। तो चेरापूंजी और मानसीमराम दोनों ही याद अपने को रखना है। 39 प्रश्न है, टुंड्रा टुंड्रा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? टुंड्रा क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ है पूरा, और बर्फ के साथ साथ एक चीज और होती है काई, इन दोनों के लिए है। तो काई और बर्फ दोनों के लिए प्रसिद्ध क्या है? टुंड्रा क्षेत्र। कहाँ पर है, क्या इसका वास्तविकता है, क्या इसमें डिटेल्स है, वो अपन जानते हैं। तो देखते हैं, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के पास आर्कटिक जो सर्कल है, ध्यान रखना, जो आर्कटिक सर्कल है, उस आर्कटिक सर्कल के पास में कुछ देश है, उस देशों के अंदर ये अपना एक टुंड्रा क्षेत्र होता है, टुंड्रा क्षेत्र है। और है क्या यहाँ पे बहुत ठंडी, लंबी और कठोर सर्दियां पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, ये याद रखना। सबसे संसार में, विश्व में सबसे छोटा ग्रीष्म ऋतु या सबसे छोटी ग्रीष्म ऋतु कहाँ पर होती है? टुंड्रा क्षेत्र में। 6 से 10 सप्ताह की, मात्र 6 से 10 सप्ताह, लगभग 2 महीने से 2.5 महीने तक की इसमें गर्मी होती है। बाकी पूरे टाइम यहाँ पर सर्दी की सर्दी चलती है। जमीन का निचला भाग पूरे साल जमा रहता है, जमीन का निचला भाग पूरे साल जमा रहता है, स्थायी हिम बोला जाता है इसको। ठीक है, पेड़ नहीं उगता, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पेड़ नहीं उगते, नो ट्री जोन है, क्योंकि यहाँ पर जो काई होती है, बर्फ होता है, उसके साथ लाइकन, छोटी झाड़ियां और घास ही उग पाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करना आप। आगे चलते हैं अपन। 40 नंबर प्रश्न, किस देश को मिडनाइट सन की भूमि कहते हैं? मिडनाइट सन, मिडनाइट यानी रात के 12 बजे, एक तरह से कहे रात को सूरज उगना, है ना, या रात को सूर्य दिखता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। ये क्या है? नार्वे। नार्वे वेरी इंपॉर्टेंट करना, नार्वे को रात को सूर्य की भूमि कहते हैं या सन की भूमि कहते हैं। क्यों कहते हैं? ध्यान रखना, मिडनाइट सन का मतलब क्या है? गर्मियों में सूर्य पूरी रात भी अस्त नहीं होता। सोचिए, ऐसा कभी देखा आपने? गर्मियों में सूर्य पूरी रात भी अस्त नहीं होता, आधी रात को भी सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल है, ध्यान में, ये भी कहा है आर्कटिक सर्कल के पास है। यह घटना मई से जुलाई के मध्य होती है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मिडनाइट सन की जो घटना होती है वो कब होती है? मई से जुलाई के मध्य होती है। नार्वे के 2 शहर है, 2 क्षेत्र है, ध्यान में, हैमरफेस्ट और स्वालबार्ड। कभी पूछ ले तो थोड़ा अपने को दिमाग होना चाहिए कि हैमरफेस्ट और स्वालबार्ड क्या है। इस मिडनाइट सन के लिए विश्व प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध है। यहाँ पर रात को 12 बजे 1 बजे भी सूर्य दिखेगा। वही सर्दियों में इसके उल्टा होता है, जिसे पोलर नाइट, ध्रुवीय रात्रि कहते हैं, जब सूर्य कई दिनों महीनों तक बिल्कुल नहीं आता। सर्दियों में इसके उल्टा होता है, जिसमें पोलर नाइट कहते हैं, सूर्य कई दिनों या महीनों तक बिल्कुल नहीं आता, ये भी कार्य इसमें होता है। तो पोलर नाइट और मिडनाइट सन दोनों ही एक ही है, नॉर्वे। ठीक है, ये थे अपने पास 10 प्रश्न विश्व जीके के और भूगोल के, एक तरह से कहे कि ज्योग्राफी है जीके की, वर्ल्ड की। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत प्रश्न ज्यादा लंबा बन सकता है, कभी कभार कोई डिटेल ज्यादा होती है, तो बाकी मैं शॉर्ट में भी इसको निपटाने की कोशिश करता हूँ। पूरे वीडियो जरूर देखें इसके, ताकि आपके वीडियो के 5 से 10 प्रश्न जो आने वाले हैं, 7 प्रश्न 8 प्रश्न, वो एकदम सही हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जय हिंद।